हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो क्लास है वो सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए है। गर्ल्स सेक्शन बॉयज सेक्शन दोनों के लिए है। मैंने पहला क्लास इंट्रोडक्शन दे रखा था, आज ये दूसरा क्लास है। या मैं यूँ बोलूँ कि वो तो सिलेबस को मैंने इंट्रोड्यूस किया था, तो आज ये मेरा फर्स्ट ही क्लास में बोल सकता हूँ। बेसिकली कॉर्पोरेट अकाउंट में पहला जो यूनिट था वो इशू ऑफ शेयर्स, issue of preferences, redemptions of preferences, forfeitures of shares, issue of debentures, issue of buyback shares, issue redemptions of debentures, ये सारे टॉपिक को डिस्कस करने हैं। तो आज जो है मैं प्रैक्टिकल सेशन सिर्फ स्टार्ट करूंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करूंगा। आज का क्लास देख करके आपको ये लगेगा कि ये तो मेरा पहले से पढ़ा हुआ है, बट फिर भी क्योंकि प्रोराटा जैसे मैं शेयर का कराऊंगा तो प्रोराटा में क्योंकि बहुत डेप्थ में मैं कराऊंगा और काफ़ी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं वहाँ पे, तो इसलिए जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तब तक आपका प्रोराटा एडवांस क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व आउट नहीं होंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन से, अंडर सब्सक्रिप्शन से, ठीक है। तो जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन प्रेस कर ले, ताकि नया नोटिफिकेशन जो है जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आज के क्लास में आपका इशू ऑफ शेयर्स। इसका एक मैं थ्योरी क्लास लूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थ्योरी लेता हूं, तो इसलिए मैं इसका बाद में थ्योरी लूंगा। देखो शेयर्स बेसिकली आपके दो पार्ट में डिवाइड है। पहला तो आपका इक्विटी शेयर्स की बातें होगी, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स की बातें होगी, है ना, प्रेफरेंसेस। तो याद रखना, एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो आपके इशू भी किए जाते हैं, और जो रिडीम होता है उसको इसी को हम लोग बाई बैक बोलते हैं। हमने अपना शेयर्स जो है खुद खरीद लिया, बाई मतलब परचेज, बैक मतलब वापस, अपने से परचेज कर लिया, तो इक्विटी शेयर्स का बाई बैक होता है। लेकिन वही प्रेफरेंस शेयर्स की बातें अगर करें, हम प्रेफरेंस शेयर की बातें करें, तो यहाँ पे आपका ये इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होगा, और इसी का हम लोग रिडम्पशंस करते हैं, ना कि बाई बैक करते हैं। दोनों एक ही फंडा, थोड़ा सा बस डिसिमिलरिटीज है बाई बैक और रिडम्पशंस में, थोड़ा सा नहीं, कुछ ज्यादा ही है, बट है वही चीज। कंपनी ने एक बार, अगर मान लेता हूं सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूं, ये आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी है और ये एक पर्सन है। जॉइंट स्टॉक कंपनी ने क्या किया, ये पर्सन को इशू किया है शेयर्स। क्या किया है? इशू किया है शेयर। तो शेयर इशू किया है, इसका कहने का मतलब ये पर्सन ने इसको कुछ कैश दिए होंगे, कुछ कैश दिए होंगे शेयर के बदले। शेयर के बदले क्या दिया होगा? कैश दिया होगा। तो जब शेयर के बदले कैश दिया होगा तो एक सर्टेन पीरियड के बाद, ये सर्टेन पीरियड के बाद कंपनी ने अपना शेयर को वापस अपने पास रख लेना। तो बदले में इस पर्सन को क्या करेगा, जो कैश इशू के टाइम इसने कंपनी ने रिसीव किया था वो कैश को वापस रिटर्न करेगा। तो अगर ये शेयर का नेचर इक्विटी है तो ये बाईबैक बोलेंगे, ये प्रोसेस को बाईबैक बोलेंगे। अगर ये शेयर का नेचर प्रेफरेंस है तो यही प्रोसेस को हम लोग रिडम्पशंस बोलेंगे। बात समझ में आया? बस यहीं तक है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो हम बेसिकली पहले इक्विटी शेयर इशू जो है ये दोनों का साथ साथ में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाईबैक अलग होगा, रिडम्पशंस अलग होगा, ठीक है ना। तो इशू जो है साथ में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया एक टॉपिक कंप्लीट, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए कुछ थ्योरी जानने आपको आवश्यक होते हैं, और थ्योरी जो है अगर आप जान लेते हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे नेक्स्ट थ्योरी, वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर का कुछ अपना वैल्यू होता है। अच्छा, शेयर होता क्या है? तो शेयर मतलब अ यूनिट ऑफ शेयर्स कैपिटल इज कॉल्ड शेयर्स। जो कंपनी में जो पूंजी लगे होते हैं, जो कंपनी में जो पूंजी लगे होते हैं उसका जो यूनिट है, एक इकाई है, उसको हम लोग शेयर बोलते हैं। तो वो शेयर का कुछ अपना वैल्यू होता है। शेयर कुछ नहीं होता है, पहले फिजिकल फॉर्म में होता था, अब जो है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया है। शेयर जो है पहले जो है वो फिजिकल फॉर्म में हुआ करता था, अब जो है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए, पहले की बातें तो बाद में, ठीक है ना, लेकिन हम जो अभी जो बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी एप्लीकेबल होता है, और आपका थ्योरेटिकल जो फिजिकल फॉर्म में शेयर इशू किए जाते थे उसमें भी।
शेयर का सबसे पहला जो वैल्यू होता है इसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं या नॉमिनल प्राइस बोलते हैं, नॉमिनल प्राइस, या इसी को हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, ये प्राइस ऐसा होता है, देखो एक बात मैं बता रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट, ये है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये है जॉइंट स्टॉक कंपनी, और ये हम लोग ना कोई भी कंपनी का शेयर्स को डायरेक्टली हम यहां पे नहीं खरीदते, डायरेक्टली हम नहीं खरीदते, हम थ्रू स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, मतलब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी अपना शेयर को पहले लिस्ट कराती है स्टॉक एक्सचेंज में, और वही शेयर्स जो है बेचे जाते हैं आम पब्लिक के पास, ये जनरल पब्लिक है, ये पब्लिक है। तो अब जो स्टॉक एक्सचेंज में जो जॉइंट स्टॉक कंपनी ने जिस प्राइस पे लिस्ट करा रखा है उसी प्राइस को नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम है लिस्टेड प्राइस, इसका एक और नाम है लिस्टेड प्राइस। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन सी कंपनी होती है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी सीधी सी वैसी कंपनी जो आइदर पब्लिक भी हो सकती है या प्राइवेट भी हो सकती है। अब कौन सी कंपनी पब्लिक होती है प्राइवेट होती है ये मैं एक थ्योरी में बोल रहा हूं, लूंगा तो वो थ्योरी क्लास पूरा मैं कंसीडर करूंगा, उसमें कवर करूंगा। तो अब स्टॉक एक्सचेंज में अगर ये नॉमिनल प्राइस या जॉइंट स्टॉक कंपनी ने बताया कि मेरा शेयर्स का दाम 10 रुपया है, या तो मेरा शेयर्स का दाम 1 रुपया है, या तो मेरा शेयर्स का दाम 20 रुपया है, या तो मेरा शेयर्स का दाम 100 रुपया है, तो ये जो 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या लिस्टेड प्राइस। दोस प्राइस which have a share listed into stock exchange, और ये स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग RSE भी बोलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो जनरली देखो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं तो सारे के सारे रिकॉग्नाइज्ड ही होते हैं, ऐसा बहुत ही कम है, ऐसा कोई स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं। और ये स्टॉक एक्सचेंज जो है ये अप्रूव्ड होता है किससे? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं देखो बहुत ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें डेप्थ में जाऊंगा तो बहुत मजेदार चीज है जो मैं थ्योरी में कराऊंगा। तो नॉमिनल प्राइस समझ में आ गया। दूसरा है आपका इशू प्राइस। अब देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि मेरा शेयर्स का कीमत 10 रुपया है, दैट इज अ बेस प्राइस। मैं इसको मार्केट में इशू करना चाह रहा हूं 10 में या 12 में, कुछ इस टाइप से मैं इशू करना चाह रहा हूं। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा है सर कम में भी तो इशू कर सकते हैं ना, 9 में। तो बेटा ऐसा है 9 में जो है इशू करने का सिलसिला जो है वो खत्म हो चुका है। पहले इशू शेयर इशू ऑन डिस्काउंट हुआ करता था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स हुआ करता था। अब जो है सिर्फ और सिर्फ जो आपके राइट शेयर्स होते हैं उस पे सिर्फ डिस्काउंट इशू किए जाते हैं, बाकी फ्रेश शेयर्स पे डिस्काउंट इशू नहीं होते। ठीक है, तो सिर्फ या तो 10 रुपया का शेयर 10 रुपया में या तो उससे ज्यादा में, कम में नहीं होगा। इसके पीछे का रीजन ये होता है क्योंकि अगर एक कंपनी 10 रुपए का शेयर्स को कम में दे रही है तो फिर क्या होता है ना, दूसरा कंपनी पे मोनोपोली क्रिएट होता है और वो हावी हो जाता है उस कंपनी पे, जिसकी वजह से परफेक्ट कंपटीशन वाला जो भावना है वो खत्म हो जाता है, सोशलिज्म इकोनॉमी जो है वो खत्म हो जाता है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया इशू प्राइस। देन इसके बाद है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू होता है हमने इशू किया मान लेते हो सपोज 12 रुपया में, लेकिन हमारा कंपनी का गुडविल इतना अच्छा था कि ये शेयर्स का डिमांड डे टू डे बढ़ते गया, तो आज के डेट में वो शेयर्स का कीमत जो है वो आपका 38 रुपीज हो गया। तो यही जो है ये मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू हर एक दिन स्टॉक एक्सचेंज में जब भी बाजार खुलते हैं या बाजार बंद होते हैं तो उससे पहले, बाजार बंद होने से पहले का जो 15 मिनट है, जैसे मान लेता हूं मैं एग्जांपल लेता हूं 4:30 में बाजार बंद होते हैं स्टॉक एक्सचेंज वाला बाजार, तो 4:15 से लेकर के 4:30 तक का जो भी प्राइस है इस प्राइस का एवरेज ले लिया जाता है और यही जो है इस प्राइस का इस दिन का क्लोजिंग वैल्यू होता है और नेक्स्ट डे का आज का क्लोजिंग अगले दिन का ओपनिंग होता है। तो वही आपका मार्केट वैल्यू। अब उसी दिन जो है कभी कभी रेट जो है बहुत ज्यादा कर जाता है, आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे क्या एकाएक जो है शेयर जो है मार्केट रेट क्या हो गया, बढ़ गया, एकाएक शेयर्स रेट मार्केट घट गया। अच्छा, इसी में दो तरह के मार्केट होते हैं, बुल मार्केट होते हैं, बियर मार्केट होते हैं। बुल मार्केट मतलब जिसमें वो ये बैल का फोटो, वो सांड का फोटो बनाया रहता है और वो सिंह मारे रहता है उठाया हुआ, मतलब वो बुल मार्केट कहने का मतलब ऐसा मार्केट जो अपवर्ड ट्रेड में,
और बियर मार्केट वैसा मार्केट जो बियर कहने का मतलब क्या, वो भालू, और भालू पंजे से मारता है, मतलब ये इस टाइप से मारेगा। तो इस टाइप से वार करेगा तो प्राइस क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। और जो बुल होते हैं वो ऐसे सर से मारता है, मतलब वो प्राइस जो है वो क्या होता है, ऊपर जाता है। बात समझ में आ रही है? तो बुल जो है, जब आपका ट्रेंड इस टाइप से आए तो देखना बुल मार्केट बोलते हैं इसको, और जब हमारा ट्रेंड जो है कुछ इस टाइप से जाए तो इसको हम लोग बियर मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ये सब थ्योरी में है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज, जॉबर्स क्या होते हैं, ये सब चीज भी। और ऐसे भी मैंने ना सेमेस्टर नहीं, तुम लोग को नहीं, सेमेस्टर 5 में इसका एक प्रैक्टिकल पेपर है तो मैं वहां पे कराऊंगा, डोंट वरी। ये सेमेस्टर 4 है, मैं सेमेस्टर 5 में इसको कराऊंगा। ठीक है, चलिए। तो अब देखो, कभी भी जब हम इस, अच्छा एक चीज तो ये हो गया, अब हम थोड़ा कैपिटल के भी बारे में जानते हैं। कैपिटल, तो कैपिटल में सबसे पहला ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल वैसे कैपिटल को बोला जाता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल जितने कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड करा रखा है। जैसे कंपनी ने बोल रखा है कि मेरे पास 1 लाख शेयर्स है, मेरे पास कितना शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स है, जिसका कीमत जो है ₹10 है। तो ये हो गया ऑथराइज्ड शेयर्स, मतलब मैंने इतने का ऑथोरिटी ले रखा है, और मार्केट में जितने का ऑथोराइज शेयर्स है उतना ही मैं इशू कर सकता हूं, उतना तक मैं कर सकता हूं, उससे कम करो चलेगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते। दूसरा है आपका इशूड शेयर्स, हमने अब ऑथराइज ले लिया, अब हम क्या करेंगे, इशू करेंगे। तो इशू जब भी करेंगे तो हम या तो 1 लाख करेंगे या 1 लाख से कम करेंगे। मान लेता हूं सपोज 90,000 मैंने किया, मैंने मार्केट में ये बताया कि मेरे पास शेयर्स जो है 90,000 है, जिसको खरीदना है खरीद लो। अब खरीदार जो है ये आपके आ गए मार्केट में, तो इसको हमने नाम दिया सब्सक्राइब्ड कैपिटल, शेयर्स कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल 90,000 या इससे कम होगा। अगर मैंने ऑफर ही किया है 90,000 तो सब्सक्राइब्ड क्या होगा, ठीक है ना, कम ही होगा। ठीक है, या तो कभी कभी अगर इसने ऑफर जो है मैंने किया था लेकिन उससे ज्यादा आ जाता है तो हम इतना ही दे सकते हैं, उस केस में ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो वो मैं बताऊंगा। लेकिन मैं फिलहाल अभी बता रहा हूं कि मेरा 80,000 का सब्सक्रिप्शन हुआ शेयर्स का, या तो 90 होगा या तो 80 होगा, 80 से ज्यादा होगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट अलग है। देन इसके बाद हम जितने लोगों ने शेयर्स मेरा सब्सक्राइब किया, अब वो हमको पैसा देगा। पैसा या तो वन टाइम में देगा या तो क्या करेगा, पार्ट बाय पार्ट में देगा। अगर वन टाइम में दिया तो अच्छी बात है, अगर पार्ट बाय पार्ट में देगा तो मेरे को एक बात बताना, हम उससे नेक्स्ट पैसा मांगेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड अप शेयर्स। तो कॉल्ड अप अगर मान लेते हो सपोज 75,000 है, तो जरूरी नहीं है कि 75 का 75 हमको मिल ही गया। तो हमको मिला क्या, 70 मिला, 70,000 पे शेयर्स मिला। तो बाकी का जो 5,000 हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर बोलेंगे। कॉल्स इन क्या बोलेंगे, एरियर बोलेंगे। देखो मैं अभी थ्योरी की बातें कर रहा हूं और बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं बात कर रहा हूं, मैं एक ओवरऑल ऊपर थ्योरी की बातें मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका शेयर्स कैपिटल का। तो ऑथराइज शेयर्स कैपिटल, इशूड शेयर्स कैपिटल, सब्सक्राइब क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है, पेड अप क्या होता है। अब आ जाते हैं हम लोग इशू ऑफ शेयर्स में। मैंने फेस वैल्यू बता दिया, सब चीज बता दिया, ध्यान से सुनना। इशू ऑफ शेयर्स जो है, इशू ऑफ शेयर, ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। तो इशू ऑफ शेयर्स जो है ये दो पार्ट में है। पहला फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश हो गया, या तो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश हो गया या तो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया। अच्छा, फॉर कैश में दो कहानी है। पहला ऑन लमसम बेसिस, ऑन लमसम बेसिस, और दूसरा ऑन पार्टली बेसिस। या तो हमने शेयर्स जो है वो लमसम दिया है या तो पार्ट में दिया है, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में जो है ऑन लमसम बेसिस होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपका लमसम बेसिस ही होगा।
ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसमें क्या है लमसम बेसिस में? लमसम बेसिस में दो कहानी। पहला कहानी एट पार होगा, दूसरा आपका एट प्रीमियम होगा। लमसम में दो कहानी होगा, पार्टली में भी दो कहानी होगा, या तो एट पार होगा या तो एट प्रीमियम होगा। अच्छा, लमसम में भी आपकी दो कहानी बनेंगी, या तो इसमें मैं तीनों बता दूंगा, एट पार होगा, एट प्रीमियम होगा, एट डिस्काउंट होगा, एट डिस्काउंट होगा। ठीक है, एट डिस्काउंट होगा। चलिए, अच्छा, ये वाले दोनों केस में डिस्काउंट आपने पढ़ा होगा, तो एट डिस्काउंट जो है इसके लिए एक नोट है, वो मैं डिस्कस करूंगा, जब ये मैं पढ़ाऊंगा तब डिस्कस कर दूंगा। ऐसे मैं अभी ओवरऑल बता दे रहा हूं आपको, ओवरव्यू दे दे रहा हूं कि डिस्काउंट ऑन इशू शेयर्स जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ जो राइट शेयर्स होते हैं उसका इशू किए जाते हैं, बाकी कोई शेयर्स को इशू नहीं किए जाते। बट मैं इसको और डेप्थ में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो, अब एक लाइन में पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश ऑन लमसम बेसिस एट पार, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश ऑन लमसम बेसिस एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश ऑन पार्टली बेसिस एट पार। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो पार क्या है सर, प्रीमियम क्या है, ये तो आपको मैंने बता दिया कि 10 रुपए का अगर शेयर है स्टॉक एक्सचेंज में, उसका रेट 10 रुपया है और उसको अगर आपने 10 में ही इशू किया है तो वो पार कहलाएगा। ठीक है ना, पार कह। अच्छा, एक बात मैं बता दे रहा हूं, अदर देन कैश में थोड़ा सा मैं यहां पे एक मिस्टेक किया हूं, मतलब मिस्टेक नहीं, छोड़ दिया मैं। फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। तो यहां पे दो कहानी है। ठीक है, दो कहानी। पहला तो टू हायर वेंडर, और दूसरा है टू प्रोमोटर। ठीक है, ये लिख लेना, प्रोमोटर्स। ठीक है, और इसका 3 कहानी, पार का, प्रीमियम का, है ना, डिस्काउंट का। इसका भी 3 कहानी, पार का, प्रीमियम का, डिस्काउंट का। ठीक है, तो 3 कहानी दोनों में। ठीक है, ये छूट गया था बीच में। तो ऐसा है, मैं जो है आज कंसिडरेशन अदर देन कैश नहीं करके मैं वो पार्ट करूंगा, फिर उसी में मैं कॉल्स इन एरियर सब कराऊंगा, देन इसके बाद कंसिडरेशन अदर देन कैश करूंगा। ठीक है ना, चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। तो ये तो हो गया, अब आगे बढ़ो थोड़ा, अब थोड़ा चलिए कुछ जर्नल एंट्रीज की बातें करनी है। ताकि आपका क्वेश्चन भी बनता रहे, आज की जो क्लास की इसका कुछ फायदा भी हो जाए। जर्नल एंट्री, पहला केस है फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर्स क्या चीज पे, कैश पे। तो जब कैश पे बातें करते हैं, तो मैं बता दूं यहां पे कैश के लिए क्या है, तो इसमें ऑन लमसम बेसिस, लमसम बेसिस। ठीक है ना, ऑन लमसम बेसिस। तो लमसम बेसिस में आ जाओ। पहली बात आपका एट पार का केस है, मतलब 10 का शेयर्स जो है वो 10 में आपने इशू किया, 10 का शेयर्स कितना में इशू किया आपने, 10 में किया, और एक ही बार में पैसा मिला। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होता है, सीधा सा बात है, देख लो यहां पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, ये 10 रुपया, ये 10 रुपया, ठीक है। नरेशन लिखेंगे बिंग, नरेशन कुछ नहीं होता है, जो जर्नल एंट्री होता है ना उसी का एक पार्ट डाल दो, बिंग अमाउंट received for dot shares at the rate of rupees each, ठीक है, ये हो गया पहला एंट्री खत्म। दूसरा एंट्री है, सेकेंड एंट्री हो जाएगा, ये तो पहला एंट्री है, सेकेंड एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया। टू क्या लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, या तो इक्विटी लिख दो या तो डॉट 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 परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल लिख दो, या तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल या तो प्रेफरेंस, दोनों में कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा क्योंकि कोई एक ही टाइप के शेयर इशू करे। हाँ, अगर मान लेते हो सपोज दोनों क्लास ऑफ शेयर्स दोनों इशू कर रहे हैं, इक्विटी भी कर रहे हैं प्रेफरेंस भी कर रहे हैं, तो अलग अलग जाएगा, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, ठीक है। नरेशन बिंग इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, बिंग इशू ऑफ शेयर्स, ये लिख दो, या तो इशू ऑफ 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज इतने, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका नरेशन यहाँ पे खत्म हो गया। ये आपका कौन सा केस था, पार का था, लमसम बेसिस का था। अगर यही केस आपका, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे फटाक से, मैं इसको मिटा रहा हूं यहीं पे, इसको आप नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये पार का था, पार खत्म। अब अगर इसी में हम यहाँ पे प्रीमियम की बातें करें, एट प्रीमियम की बातें करें, तो देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, ये वाला जो एंट्री होता है ना, इसको रिसीव्ड एंट्री बोलते हैं, ये एंट्री को रिसीव्ड एंट्री बोलते हैं, ठीक है, रिसीव्ड एंट्री या पेड अप एंट्री बोलते हैं, पैसा हमको मिलने वाला एंट्री, पेड अप एंट्री। और ये वाला एंट्री को ड्यू एंट्री बोलते हैं, ड्यू एंट्री, जहां पे शेयर्स कैपिटल आ जाए इसको हम लोग ड्यू एंट्री बोलते हैं, और जहां पे बैंक आ जाए इसको पेड रिसीव्ड एंट्री बोलते हैं, या तो फिर इसी का दूसरा नाम कॉल्ड अप एंट्री भी बोला जाता है, इसको कॉल्ड अप एंट्री भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये बोले जाते हैं, पार में हो प्रीमियम में हो डजंट मैटर, शेयर्स कैपिटल जहां पे आ जाए ड्यू एंट्री या कॉल्ड अप एंट्री होगा, और आपका जहां पे बैंक आ रहा है जिस एंट्रीज में, जर्नल एंट्रीज में, उसको हम लोग रिसीव्ड एंट्री या पेड अप एंट्री बोलेंगे, ठीक है। देखो मैं ना बाबू इस तरह से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ताकि मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आपको अकाउंट्स में शेयर्स कैपिटल कभी आपने पढ़ा ही नहीं था। बहुत सारे बच्चे साइंस वाले भी बच्चे रहते हैं, जिस वजह से मैं इतना डेप्थ जा रहा हूं। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं सर तो ये 12th वाला चीज ही पढ़ा रहे हैं, तो ये 12th वाला चीज है, ठीक है, हो सकता है आपने इससे भी डेप्थ पढ़ा होगा, ठीक है, मैं इसमें कहीं डिसएग्री नहीं करता हूं कि आपने नहीं पढ़ा होगा डेप्थ, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए इतना बता रहा हूं ताकि आपको बीकॉम सेमेस्टर 4 में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, ठीक है ना। आगे चल करके चलो, तो अगर ये प्रीमियम है तो देखो यहां पे कोई चेंजेस नहीं होगा, यहां पे 12 ही जाएगा, यहां पे 12 ही जाएगा, 12 ही जाएगा, दोनों में 12 ही रहेगा। आपका पहला एंट्री में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता। कभी भी प्रीमियम का बात हो या डिस्काउंट की बात हो, ये चेंजेस सिर्फ आपका चेंज जो है सिर्फ आपका ड्यू एंट्री में किए जाते हैं। तो ड्यू एंट्री में बताना यहां पे तो 12 हो गया, लेकिन शेयर्स कैपिटल जो दिया था वो 10 का दिया था, तो सर बाकी का 2 रुपया कहां गया? तो बाकी का 2 रुपए के लिए आप यहां पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताना? सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे और यहां पे 2 रुपया डालेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चा, ठीक है ना, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो आपका हो गया कंबाइन एंट्री खत्म, जो लमसम बेसिस में था वो आपका कंप्लीट हो गया। चलो, तो सर ये अगर कंप्लीट हो गया
तो आप ऐसा करो। अच्छा, इसमें आप क्या लिख देंगे, इसमें नरेशन लिखेंगे बिंग इशू ऑफ 100 या डॉट 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 शेयर्स ऑफ रुपीज डॉट 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 ईच एट द रेट ऑफ रुपीज डॉट 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 ईच। ऐसे मतलब एक शेयर, जैसे 100 का शेयर था या 1000 शेयर था, 10 रुपया वाला था, लेकिन इसको इशू कितना में किया, 12 में किया। बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आया? बाकी कोई इशू, कोई झंझट ही नहीं है। ये तो हो गया लमसम बेसिस का। अब अगर पार्टली बेसिस की बात करें तो चलो ऐसा करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेकर के बनाते हैं पार्टली बेसिस का क्वेश्चन। ठीक है, पार्टली बेसिस का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है हम करते हैं सेकेंड ऑप्शन बी ऑन पार्टली बेसिस। पार्टली बेसिस, तो देखो पार्टली बेसिस के लिए सबसे बेस्ट और सबसे सरल उपाय है कि एक हम कोई क्वेश्चन ले लें और उसके हिसाब से हम ये बात को कर लें। ठीक है, तो एक बात बता रहा हूं, मान लेता हूं सपोज XYZ लिमिटेड इशू 5000 शेयर्स at the rate of rupees 10 each, ठीक है, which was payable as under। कुछ इस टाइप से पेबल है। आप ये क्वेश्चन पूरा का पूरा लिखेंगे। ठीक है, ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपया जो है वो आपको एप्लीकेशन में मिल रहा है। ₹3 ऑन अलॉटमेंट, नेक्स्ट जो है वो अलॉटमेंट में दिया जा रहा है। ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल मनी, और ₹1 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये बातें हुआ है। ठीक है, all the amount were duly received, pass necessary journal entry। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री आपको पास करने हैं बस, और कुछ नहीं करने हैं बच्चा। एक बात मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बनाने से पहले ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करेंगे पहले, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो ऐसा मैं इसके लिए ना थोड़ा सा बस नियम बताऊंगा, बाकी थ्योरी जिस दिन कराऊंगा ना उस दिन पूरा नियम बता दूंगा मैं, बस थोड़ा सा नियम बता देता हूं। ठीक है, ये याद रखना, ये फिगर को याद रखना। मेरे को तो खैर याद है, मैंने अपने से क्वेश्चन बनाया है, तो अपने से क्वेश्चन बनाया होगा, चीज याद रहता है। देखो, ये ना एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, ये आपका अलॉटमेंट हो गया, ये फर्स्ट कॉल हो गया, और ये आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो गया। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो गया। ठीक है, तो पहली बात, ये दोनों का गैप जो है, एक कॉल से दूसरे कॉल का गैप जो है, ये आपका 30 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गैप 30 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ये थ्योरी बात बोलता है। दूसरा बात, पूरा का पूरा पैसा जो है आपका एप्लीकेशन से लेकर के अलॉटमेंट तक 12 महीने में आपको मिल जाने हैं, पूरा का पूरा पैसा। मतलब आप मैक्सिमम जो है आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो 12 महीने में ही आपका सारा का सारा पैसा जो है आपको रिसीव कर लेने हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 12 कॉल, मतलब कम से कम अगर 12 महीने जा रहे हो तो आपको 12 कॉल तो लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, उससे कम कॉल में आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे हर एक महीना में एक कॉल भी लगाओगे तो 12 कॉल, ज्यादा तो लगा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन कम में नहीं चलेगा। तो ये केसेस होते हैं थ्योरेटिकल बातें, इसमें और भी कुछ केस होते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा है सर किताब में तो ऐसा चीज मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, डेट जो है 45 दिन, बेटा वो प्रैक्टिकल की बातें हैं,
वो प्रैक्टिकल की बातें हैं, ठीक है ना, ये थ्योरेटिकल बातें हैं, और रियल लाइफ में यही चीज होता है जो मैंने बताया, ठीक है। वो तो सिखाने के लिए आपको ऐसा बता दिया जाता है, टाइम को कंसीडर नहीं बिना किए हुए। बट आजकल जितनी भी नई किताबें आ रही हैं, सारी किताबें में ये टाइम को भी देखा जा रहा है, ठीक है ना। पुरानी किताब में ये चीज, क्योंकि ये 2013 में ये अमेंडमेंट हुआ था। तो चलिए, तो मैं इसका जर्नल एंट्री अगर पास करूं, तो देखो जर्नल एंट्री करने से पहले आप ना एक एनालिसिस टेबल बनाओगे। जर्नल एंट्री ना करके आप सबसे पहले एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे। ये जानबूझ करके मैं बनवा रहा हूं आपके साथ। एनालिसिस है तो बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन भी क्या है, कभी कभी जो है ना इजी क्वेश्चन में ही हम लोग रास्ता जो है थोड़ा लंबा चुन लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है हमें, बस थोड़ा सा इंक खत्म होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला कॉल्स, दूसरा कॉल्ड अप, तीसरा पेड अप, ठीक है। कॉल हो गया, कॉल्ड अप हो गया, पेड अप हो गया। बताना सबसे पहले ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ रुपीज 4 each, ये था। इसी तरह आप पूरा डिटेल में लिखेंगे ऑन अलॉटमेंट मनी। सर ये नहीं बनाओगे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बना लोगे तो आपको ज्यादा आसानी होगा। each ऑन फर्स्ट कॉल मनी एट द रेट ऑफ रुपीज 2 each, और लास्ट है ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ 1 each, है ना। तो देखो 5000 शेयर्स थे, पहला पैसा आएगा पहला, तो कितना आएगा, 5000 मल्टीपल 4 आएगा, 5 के 20,000। ये पहला जर्नल एंट्री भी यहीं से होगा। दूसरा जो है, इस पैसे को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में, तो 5000 मल्टीपल 4, 5 के 20 हो गया। नेक्स्ट है आपका 5000 मल्टीपल 3, 5 तिया 15,000 हो गया। नेक्स्ट 5000 मल्टीपल 3, 15,000 हो गया। नेक्स्ट है 5000 मल्टीपल 2, 5 गुना 10,000 हो गया। नेक्स्ट 5000 मल्टीपल 2, 10,000 हो गया। और लास्ट है 5000 मल्टीपल। ऐसा इसलिए कराया क्योंकि बाद में जब हम एरियर वाला कॉन्सेप्ट करेंगे ना, तो ये चीज आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंटू 1, तो ये 5000, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब इसी का सर जर्नल एंट्री पास कर दो, तो मैं इसका जर्नल, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। मैं वीडियो को रोक करके आप नोट डाउन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका जर्नल एंट्री कराता हूं। तो जर्नल एंट्री जो है आपका पहला पेड अप से स्टार्ट होगा, फिर कॉल्ड अप, फिर कॉल्ड अप, फिर पेड अप, फिर कॉल्ड अप, फिर पेड अप, फिर कॉल्ड अप, फिर पेड अप। तो पहला जर्नल एंट्री जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, है ना। अमाउंट 20,000। दूसरा नरेशन लिख लेना आप लोग सब लोग। दूसरा है शेयर एप्लीकेशन, है ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या चीज, शेयर्स कैपिटल। अब जो भी शेयर्स था, इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, और कुछ नहीं दे रखा है तो नॉर्मल शेयर्स कैपिटल लिखेंगे। थर्ड है आपका देन इसी टाइप से शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल, हो गया 15,000। अच्छा, देन इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 15,000, है ना, 15,000। अच्छा, फर्स्ट कॉल का एंट्री आ जाओ, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 10,000 हो गया। डेबिट लिख लेंगे ऊपर, डेबिट मेरा छूट गया है, आप लोग लिख लेंगे, ये कहा
नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना, तो ये आ जाएगा 10,000, यहां 10,000। नेक्स्ट है आपका शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल डेबिट 10,000 10,000। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा नहीं ये 5,000 है, सॉरी ये 5,000 है, ये 5,000 है टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 5,000। ठीक है, तो ये सारे कहानी जो है आपके बनके रेडी हो जाते हैं और कोई झंझट नहीं। तो यहां तक हमें लगता है कि आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं रहा होगा। आज के क्लास में कोई होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूं। कल जब मैं क्लासेस का लूंगा तो कल क्लास में कॉल्सिन एरियर कॉल्सिन एडवांस कराऊंगा और साथ में अगर समय बचे तो मैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन एरियर और कॉल्सिन एडवांस भी कराऊंगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का होमवर्क भी कल दूंगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।